हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्येंद्र सिंह आज लेकर आया हूं एक स्पेसिमेन जो कि एलटी ग्रेड के मेंस से संबंधित है। तो जैसा लिखा है ऊपर देखिए, अ स्पेसिमेन सॉल्ट पेपर। यहाँ पर देखिए, अ स्पेसिमेन सॉल्ट पेपर फॉर एलटी ग्रेड मेंस। सब्जेक्ट है इंग्लिश। शॉर्ट आंसर टाइप, पहले शॉर्ट आंसर आने के बाद लॉन्ग आना है, जो भी चाहो पहले आ जाए। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200, मैक्सिमम टाइम कितना है 3 आवर्स है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है। तो जैसा लिखा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेजेस हेल्प्ड स्टार्ट रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। कि विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज दोनों ने हेल्प की है रोमांटिसिज्म को इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट करने की। इट emphasized द इमेजिनेशन, इमोशन, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। और यह जोर देती है किस पर, इसने जोर दिया किस पर, इमेजिनेशन पर, इमोशन पर, ब्यूटी ऑफ नेचर पर एंड इंडिविजुअल फ्रीडम पर। रोमांटिक पोएट्स रिजेक्टेड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लासिकल राइटिंग। तो रोमांटिक पोएट्स जो थे वो स्ट्रिक्ट रूल्स जो थे क्लासिकल राइटिंग के उसको रिजेक्ट करते थे एंड फोकस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, और पर्सनल एक्सपीरियंस पर फोकस करते थे एंड फीलिंग्स और भावनाओं पर। नेचर बिकेम अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। और जो नेचर था ना वो एक मेजर सोर्स बन चुका था किसका, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा का। द मूवमेंट बिगेन इन द लेट 18th सेंचुरी। ये लेट 18th सेंचुरी में मूवमेंट शुरू हुआ था एंड इन्फ्लुएंस्ड पोइट्री, फिक्शन एंड आर्ट। और इसने पोइट्री को, फिक्शन को और आर्ट को बहुत प्रभावित किया था। तो ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, केवल हमें देखना है कि पैटर्न कैसा आ सकता है। एक प्रकार का स्पेसिमेन है, तो बाकी आप लोग सब जानते ही हैं। अब है शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट। अगर सेकंड वाला है तो शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट। तो विलियम शेक्सपियर इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में सबसे महानतम ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। हिज प्लेज एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस। उसके जो नाटक हैं वो एक्सप्लोर मीन्स खोजते हैं, मतलब बताते हैं, दिखाते हैं ह्यूमन इमोशंस। उसके प्लेज में ह्यूमन इमोशंस मिलते हैं, मनुष्य की भावनाएं मिलती हैं, और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा मिलता है, जैसे मैकबेथ में लव है, जेलसी है एंड पावर। ये सब चीज़ें उसके नावल में, ड्रामास में मिलती हैं। ही रोट ट्रेजिडीज। उसने लिखा था क्या, ट्रेजिडीज लिखी थी, कॉमेडीज़ लिखी थी एंड हिस्टोरिकल प्लेस। उसने ये चीज़ें लिखी थी शेक्सपियर ने। आप जानते हैं हिस्ट्रीज, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज़, रोमांसेस, ये सब शेक्सपियर ने ही लिखे थे। तो फेमस ट्रेजिडीज इंक्लूड हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर भी है। तो इनको देख सकते हैं, इसकी 4 वर्ल्ड फेमस ट्रेजिडीज हैं। हिज करेक्टर्स आर रियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकली डीप। उसके करेक्टर जो हैं रियलिस्टिक होते हैं और साइकोलॉजिकली मीन्स मनोवैज्ञानिक तरीके से डीप होते हैं, गहरे होते हैं। शेक्सपियर्स लैंग्वेज, पोएटिक स्टाइल एंड यूनिवर्सल थीम्स। शेक्सपियर की लैंग्वेज से, उसकी पोएटिक स्टाइल, उसका इंडिविजुअल थीम, यूनिवर्सल थीम जो है, मेड हिज वर्क्स टाइमलेस। उसके वर्क्स को क्या बनाती है, टाइमलेस बनाती है, मतलब जिसका कोई समय ही नहीं है। आज भी उसको, इवन टुडे वी रीड शेक्सपियर एंड वाइडली स्टडीड अक्रॉस द वर्ल्ड। और पूरे संसार में इसको पढ़ा भी जाता है शेक्सपियर को। चलिए, ये एक हो गया दूसरा वाला। अब तीसरा कैसे है, तो मैं आपसे बार बार ये बता रहा हूँ, ये केवल एक आइडिया है कि हमारा पेपर कैसा हो सकता है। इसमें लैंग्वेज भी मिलेगी, लिटरेचर भी मिलेगी। तो अगला है, व्हाट इज अ सोनेट। अगर हम सोनेट की बात करें तो अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम यूजुअली रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। आप जानते हैं सोनेट जो है एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाने वाली 14 लाइन की पोएम होती है। इट ऑफन डील्स विद लव, ब्यूटी, टाइम, फिलोसफी। ये अक्सर डील करती है किससे, लव की थीम से, ब्यूटी की थीम से, टाइम, फिलोसफी। देयर आर 2 ह्यूमन फेमस फॉर्म्स। इसकी 2 फेमस फॉर्म्स हैं, द पेट्रार्कन सोनेट एंड द शेक्सपियरियन सोनेट। एक स्पेंसरियन भी है लेकिन इसमें लिखा नहीं है। तो द शेक्सपियरियन फॉर्म हैज़ 3 क्वार्टरन्स एंड अ फाइनल कपलेट। Sonnet use rhyme scheme and expressive language to present central idea or emotional conflict.
तो जो इसमें लैंग्वेज जो है ना, बड़ी इंप्रेसिव लैंग्वेज होती है और बहुत बढ़िया सेंट्रल इमोशन जो होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, ये सब दिखाता है। तो सोनेट आप जानते हैं बाकी, तो हमें फालतू नहीं, 200 वर्ड्स या मतलब 120 का है ये, तो 120 में जितना आ जाए उतना आप लोग लिख देंगे हिसाब से। अगला देखते हैं द विक्टोरियन एज, मतलब विक्टोरियन एज व्हाट डू यू नो अबाउट विक्टोरियन एज। तो यहाँ पर है द विक्टोरियन एज, ये 1897 से शुरू होती है, 1901 से में समाप्त होती है ना। इज़ नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया, ये एज जो है विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोरिया के नाम से पड़ी है। इट वॉज अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये समय था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, सोशल चेंज का एंड मॉरल वैल्यूज़ का। लिटरेचर ऑफ दिस एज फोकस्ड ऑन रियलिज्म एंड सोशल प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। नॉवलिस्ट्स लाइक, हाँ, लिटरेचर जो था फोकस किस पर करता था, सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम कौन सी हैं, जैसे कि पॉवर्टी हुई, इनइक्वालिटी हुई। नॉवलिस्ट जो थे, हाँ आगे देखते हैं, नॉवलिस्ट्स लाइक चार्ल्स डिकेंस हाईलाइटेड सोशल इनजस्टिस, तो इन्होंने सोशल इनजस्टिस के बारे में हाईलाइट किया था, किसने, चार्ल्स डिकेंस हैं जैसे, इन देयर वर्क, उनके वर्क्स में। पोइट्री एंड नॉवेल्स बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान पोइट्री और नॉवेल जो हैं, दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। अब देख लेते हैं 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर इस हिसाब से लिखा जाएगा ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा अपना। व्हाट इज़ बैलेड, बैलेड क्या है। तो अब बैलेड इज़ अ नैरेटिव पोएम, बैलेड एक नैरेटिव पोएम है, कहानी है, दैट टेल्स अ स्टोरी, जो हमें कहानी बताती है, इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में। ट्रेडिशनली, परंपरागत तरीके से, बैलेड्स वर पास्ड ओरली अमंग कॉमन पीपल, पहले जो बैलेट्स होते थे तो ओरल तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट किए जाते थे, ये ओरल फॉर्म में होते थे पहले। दे ऑफन इंक्लूड थीम्स ऑफ लव एडवेंचर, इसमें अक्सर थीम मिलती थी, किसकी मिलती थी, लव की है, एडवेंचर की है, और आगे देख लेते हैं कि ट्रेजिडी की, हीरोइज्म की, ये सब थीम्स इसमें होती थी। बैलेट्स यूजली हैव रेगुलर रिद्म राइम मेकिंग देम ईजी टू रिमेंबर, और इसमें रेगुलर रिद्म होती है, राइम होती है, जिससे वो बहुत इजी हो जाते हैं रिमेंबर, याद करने के लिए। आपने आला उथल तो देखा ही है ना, वो बैलेट का एग्जाम्पल ही है। और अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ला विल्डेंस मर्सी है। डायलॉग एंड ड्रामेटिक एक्शंस आर कॉमन फीचर्स ऑफ बैलेड, डायलॉग और ड्रामेटिक एक्शन जो है ना, ये बैलेड्स के बहुत अच्छे कॉमन एक्शंस हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, कॉमन फीचर्स हैं, कि हमें अगर एग्जांपल्स याद है ना किसी चीज़ के, वो एग्जांपल जरूर डालना है अलग से, उसी से मतलब हमारी जो आंसर है ना इम्प्रेसिव बनेगा। अगला है मेटाफर एंड सिमली, अब आ गया हमारा लिटरेरी टर्म से, जिसे कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे आ गई ना, उससे आ गया एक कि मेटाफर बताइए, व्हाट इज़ मेटाफर, और सिमली जानते हैं आप लोग सिमली क्या होती है। सिमली, पहले मेटाफर पूछा तो पहले मेटाफर बता देंगे। मेटाफर एंड सिमली आर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज टू मेक लैंग्वेज विविड, और मेटाफर और सिमली जो हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो हमारी लैंग्वेज को विविड बनाती हैं। अ सिंपल अ सिमली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक एज, और जो सिमली होती है ना, एज और लाइक का यूज़ करके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं इससे। आ मेटाफर डायरेक्टली स्टेट्स दैट वन थिंग इज़ अनदर, लेकिन मेटाफर जो है वो सीधा डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर कर देता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ वो दूसरी चीज़ है जिसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जैसे कि हिंदी में रूपम और उपमा अलंकार, तो सिमली जो है वो क्या है, उपमा अलंकार है, और मेटाफर क्या है, रूपक अलंकार है। बोथ हेल्प रीडर्स इमेजिन आइडियाज़ क्लियरली, ये दोनों ही ना हेल्प करती हैं रीडर्स को अपने आइडियाज़ को क्लियर एक्सप्रेस करने के लिए। एंड ऐड ब्यूटी टू राइटिंग, और इससे राइटिंग में हमारी ब्यूटी भी ऐड हो जाती है। पोएट्स एंड राइटर्स फ्रिक्वेंटली यूज़ देम टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमेजरी, और पोएट और राइटर्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग इमेजरी से इसको यूज़ किया था। चलिए अगला देखते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा तो लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। एक बार एक देख जाइए, खाली दोबारा हमें बनानी नहीं इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि ये
मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हमें पता चल जाए थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में आ सकता है, वेरिएशन क्या हो सकती है। अगला है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, ये इसमें फॉर्म्स आ गए ना, लिटरेरी फॉर्म्स आ गई। तो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर टॉक्स टू अ साइलेंट लिसनर। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक कविता होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर जो है किसी साइलेंट लिसनर से बात करता हुआ प्रतीत होता है। थ्रू द स्पीच के माध्यम से द पोएट रिवील्स द कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी। स्पीच के माध्यम से जो पोएट होता है वो कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। दिस फॉर्म बिकेम पॉपुलर इन द विक्टोरियन पीरियड, और ये विक्टोरियन पीरियड में पॉपुलर हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उसने ज़्यादातर वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ही तो लिखे हैं। इट अलाउज रीडर्स टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द स्पीकर इनडायरेक्टली। ये अलाउ करता है रीडर्स को स्पीकर की साइकोलॉजी को समझने में, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब सीधे नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये जो स्पीकर इसमें है वो ऐसा है। अगला है 8th नंबर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, लैंग्वेज से आ गया, और ये क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हम लोग शायद ही इसको करें, क्योंकि इसमें ना तो डायरेक्ट पूछा ना कुछ पूछा, सीधा ग्रामर के ऊपर पूछ लिया। तो ग्रामर इज़ द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ग्रामर जो है हमारी इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन का एक फाउंडेशन में आधारशिला है। इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली एंड करेक्टली। ये लोगों को अपने आइडियाज़ को स्पष्ट रूप से और सही तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। प्रॉपर ग्रामर इम्प्रूव्स राइटिंग, और उचित ग्रामर जो है ना वो हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करती है, स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करती है, एंड कम्प्रीहेंशंस स्किल्स, और जो हम अपनी बात को दूसरे को समझाने की जो स्किल हमारे अंदर होती है ना उसको भी इम्प्रूव करती है। इन ग्रामर में कम्युनिकेशन में बिकम कन्फ्यूजिंग। ग्रामर में हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो हो सकता है, सॉरी विदाउट ग्रामर लिखा है, बिना ग्रामर के कम्युनिकेशन हमारा कन्फ्यूजिंग हो सकता है ना। तो ग्रामर का यूज़ बहुत ज़रूरी है। मान लिया हमने कहना है ना कि आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर दिल्ली गया, तो अगर हमसे मुँह से निकल गया आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो ग्रामर के बिना ये सब पास्ट वर्ब लगाने की जगह पर फ्यूचर लगा दी तो सब गलत हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ नॉवेल। नॉवेल क्या है, तो नॉवेल फिक्शन में आता है। तो अ नॉवेल इज़ अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव, एक लंबी फिक्शनल नैरेटिव होती है, रिटिन इन प्रोज, ये प्रोज में लिखी होती है। इट प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स इवेंट्स एंड थीम्स इन डिटेल। ये कैरेक्टर्स और उनके इवेंट्स, घटनाएं, उनकी थीम जो है कहानी की वो बहुत डिटेल में बताता है, एक्सप्रेस करता है। नॉवेल्स ऑफन रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज़। हाँ, नॉवेल से जो ना सोशल रियलिटीज़ बहुत देखने को मिलती हैं, इसमें रिफ्लेक्शन मिलता है सोशल वास्तविकताओं का, एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, और मनुष्य के अनुभवों का। राइटर्स, जैसे कि राइटर्स हैं, यूज़ प्लॉट, राइटर क्या यूज़ करते हैं, प्लॉट यूज़ करते हैं, सेटिंग यूज़ करते हैं, डायलॉग यूज़ करते हैं, एंड करेक्टराइजेशन यूज़ करते हैं टू डेवलप द स्टोरी बनाने के लिए। द नावल बिकेम वेरी पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी। ये नावल जो है 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। जानते हैं आप लोग पामिला है रिचर्डसन की, है ना, उसी शुरू हुआ 1740 में, 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में भी ये चलता रहा। चलिए अगला देखते हैं। अब हुए अपने शॉर्ट वाले कंप्लीट, ये लास्ट वन है। रोल ऑफ ह्यूमन नेचर इन पोइट्री, मतलब पोइट्री में नेचर का रोल, ह्यूमन नेचर नहीं, नेचर, रोल ऑफ नेचर इन पोइट्री। पोइट्री में नेचर का क्या रोल है भाई, इंग्लिश की पोइट्री हो और उसमें नेचर ना हो तो बेकार है सब। तो नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पोइट्री। नेचर जो है ना पोइट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैनी पोइट्स सी नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। कई पोइट्स जो है नेचर को सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन के रूप में यूज़ करते हैं। सोर्स में स्रोत ऑफ इंस्पायरेशन में प्रेरणा का स्रोत, और शांति के स्रोत में भी इसको यूज़ करते हैं। और क्या है, स्पिरिचुअल ट्रूथ और आध्यात्मिक सच्चाई के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं। तो
तो लोग अक्सर जो है कभी कभी जो लोग जो हैं वो नेचर को प्रेरणा का स्रोत, शांति का स्रोत, आध्यात्मिक सच्चाई का स्रोत के रूप में मानते हैं। रोमांटिक पोएट्स स्पेशली सेलिब्रेटेड नेचर एज अ टीचर एंड हीलर। तो ये वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं आप लोग। जो वर्ड्सवर्थ कहता है ना कि रोमांटिक क्या है, कि नेचर नेवर डिड बीट्रे द मैन दैट लव्ड हर। तो नेचर कभी उसको धोखा नहीं देती जो उससे प्रेम करता है। तो ऐसे ही बहुत बातें मिलेंगी आपको वर्ड्सवर्थ वाले में, क्योंकि ही इज़ टिपिकली नोन एज द टिपिकल पोएट ऑफ नेचर। ही थिंक्स नेचर एज हिज गाइड, गार्जियन, मदर, सिस्टर, एवरीथिंग। थ्रू नेचुरल इमेजेस के माध्यम से पोएट्स एक्सप्रेस इमोशंस। पोएट लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं? इमोशंस से एक्सप्रेस करते हैं, फिलोसफिकल आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं एंड ब्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अब ये हो गए शॉर्ट, तो 10 शॉर्ट हो गए। अभी केवल पढ़ने में इतनी देर लग गई है, तो लिखना पड़ेगा, उसमें भी तो टाइम लगेगा। सोचना होगा, आइडिया क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए भी टाइम बचाना है। तो आप एक रेशियो लेकर चलिए। अगर हमारा एक क्वेश्चन शॉर्ट वाला जो है ना 6 मिनट में एक होता है, तो ये लगभग हमारा 10 है ना, तो 6 इंटू 10 60। तो 60 में मतलब 1 आवर में इसको कंप्लीट करना चाहिए शॉर्ट वाले को। और लॉन्ग वाला जो है 120 का है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 मिनट्स ले लेंगे। ये 6 मिनट लेंगे, उसमें 10 मिनट्स ले लेंगे, तो शायद हो जाएगा सही। अब देखते हैं लॉन्ग वाला। इसमें लिखा है 120 वर्ड्स ईच। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या गुण होते हैं उसके? तो रोमांटिक पोइट्री एम्फेसाइजेज इमेजिनेशन, इमोशन एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। तो रोमांटिक पोइट्री जो है वो इम्फेसाइज करती है, जोर देती है इमेजिनेशन पर, इमोशन पर, ब्यूटी ऑफ नेचर पर। इट बिगन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। और ये अब मान लिया ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अभी, लेकिन ये लॉन्ग में कैसे बनाना है ना, वही है क्लासिकल लिटरेचर। रोमांटिक पोएट्स वैल्यूड इंडिविजुअल। और रोमांटिक पोएट जो होते ना वो वैल्यू देते थे किसको? इंडिविजुअल फीलिंग्स को एंड क्रिएटिविटी को। अब यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया है। नेचर वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ। और नेचर को माना जाता था एक आध्यात्मिक सच्चाई और प्रेरणा का स्रोत माना जाता था। पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स, शैले भी उसमें हो सकते हैं, फोकस्ड ऑन सिंपल लैंग्वेज एंड डीप इमोशंस। देयर वर्क्स ऑफन सेलिब्रेट चाइल्डहुड। उनके वर्क्स में चाइल्डहुड ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्रीडम के बारे में बात होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात होती है। रोमांटिक पोइट्री आल्सो हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन और नेचर के बीच में एक रिलेशनशिप जो है उसको बहुत बढ़िया से हाईलाइट करती है। कौन सी? रोमांटिक पोइट्री। वेदर इट मे बी द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैले, कीट्स, बैरन, हैजलिट, है ना। ऑल दिस पोएट्स आर पोएट ऑफ नेचर। द मोमेंट इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर अक्रॉस यूरोप। ये जो मोमेंट था ना इसे पूरे यूरोप में एक प्रकार का प्रभाव डाला था एंड शेप्ड मॉडर्न पोइट्री, पोइटिक एक्सप्रेशन। और मॉडर्न पोइटिक एक्सप्रेशन को इसने एक आकार दिया था। अब पहला हो गया, अब सेकंड वाला देखते हैं। शेक्सपियर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। अब शेक्सपियर का योगदान क्या है इंग्लिश लिटरेचर? इसमें अब जितना भी लिखे कम है, लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि कहीं आउट ऑफ लिमिट ना चले जाएं हम लोग, सारा समय इसी में लगा दें तो इसमें तो पूरे मिल जाएंगे, दूसरे में 0 हो जाएगा। तो विलियम शेक्सपियर मेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर को। ही रोट 37 प्लेस, जानते हैं आप लोग। मैनी सोनेट्स मीन्स यहाँ पर 154 सोनेट्स लिखिए आप लोग। हिज वर्क्स कवर ट्रेजिडीज। उसके वर्क्स में क्या आता है? ट्रेजिडीज, कॉमेडीज, हिस्टोरिकल ड्रामास, रोमांसेज, ये सब लिख सकते हैं आप लोग। अगर आप चाहें तो इसमें सबके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। शेक्सपियर क्रिएटेड अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स सच एज हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर। ये सब ऐसे कैरेक्टर्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया है जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते, अनफॉरगेटेबल है ना। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर मेक्स हिज वर्क्स यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर की,
वो उसको बना देती है कैसी, यूनिवर्सल और टाइमलेस बना देती है। ही ऑल्सो एनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज विद न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। उसने इंग्लिश लैंग्वेज को एक नए शब्दों के साथ और एक्सप्रेशंस के साथ उसने भर दिया था। हिज प्लेज एक्सप्लोर थीम्स लाइक एम्बिशन, और उसके जो प्ले हैं उसमें क्या क्या थीम्स आ सकती हैं, जैसे महत्वाकांक्षा की, एम्बिशन की, लव की, बीट्रायल धोखाधड़ी की, पावर शक्ति की, फेट, ये सब इसमें आ सकती हैं। बिकॉज ऑफ हिज आर्टिस्टिक ब्रिलियंस एंड इन्फ्लुएंस, उसकी आर्टिस्टिक कलात्मक है ना ब्रिलियंस के कारण और इन्फ्लुएंस के कारण शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसको अक्सर जाना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे महानतम राइटर। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग सिंपल, और बीच में अगर कोटेशंस आपको मिलती रहें, राइटर्स मिलते रहें, वो आप जरूर इसमें लिखिए, वही आपका सेंटेंस मतलब आपका जो आंसर है इम्प्रेसिव बनाएगी। अगला है फीचर्स ऑफ विक्टोरियन नावल, है ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ विक्टोरियन नावल। हम 4-5 लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। द विक्टोरियन नावल रिफ्लेक्ट्स द सोशल एंड मॉरल कंडीशन ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड। 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जो सोशल कंडीशन थी, मॉरल कंडीशन थी, उसी को रिफ्लेक्ट करता है कौन, विक्टोरियन नावल। राइटर्स फोकस्ड ऑन रियलिज्म, और राइटर्स ने प्रकाश डाला किसके ऊपर फोकस किया, रियलिज्म पर, सोशल रिफॉर्म पर। जैसे कि आपके डिकेंस हुए ना, 4 डिकेंस एक हैं, तो उन्होंने अच्छा सोशल रिफॉर्मेशन पे काम किया है, और ऑलिवर ट्विस्ट वगैरह जैसे लिखा है। एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। मैनी नॉवेल्स डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स, कई नॉवल जो हैं प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, सच एज जैसे पॉवर्टी है, क्लास डिफरेंसेस है, ये तो गाल्सवर्दी वाला आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। ऑथर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस, देखा चार्ल्स डिकेंस आ गया, थॉमस हार्डी आ गया, पोर्ट्रेड ऑर्डिनरी पीपल एंड देयर स्ट्रगल। इन लोगों ने बहुत ही डाउन टू अर्थ करेक्टर्स को उठाया है, और उनसे उनके माध्यम से वहाँ की जो रियलिटी थी उसको शो अप किया है। विक्टोरियन नावल ऑफन कंटेंस डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, और विक्टोरियन नावल जो है ना अक्सर रखता है क्या, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रखता है, स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स रखता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स रखता है। ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं किसकी, विक्टोरियन नावल में। हमें अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, करेक्टर्स मिलेंगे अच्छे, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, बहुत जटिल प्लॉट्स भी मिलेंगे। दीज वर्क्स एम्ड नॉट ओनली टू एंटरटेन बट आल्सो टू एजुकेट रीडर्स एंड ब्रिंग अटेंशन टू सोशल इशूज़, मतलब सामाजिक मुद्दों पर भी इसने आवाज़ उठाने में मदद की है, किसने, विक्टोरियन नावल ने। अगला है एलिमेंट्स ऑफ गुड एसे। अब बात आ गई यहाँ पर एसे की, जो कि बेकन, रिचर्ड स्टील है ना, एडिसन, इन लोगों को आपने पढ़े हैं ऐसे, उसी के ऊपर बात आ गई है कि इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं अच्छे एसे के। तो अ गुड एसे प्रेजेंट्स आइडियाज़ इन क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। एक गुड एसे, एक अच्छा एसे जो है प्रेजेंट करता है एक आइडिया को, हमारे आइडियाज़ को एक क्लियर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में। इट यूजली कंटेंस 3 मेन पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। 3 पार्ट में इससे होता है। द इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट, और जो इंट्रोडक्शन होता है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है कि हम किस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं, फिर बाद में क्रिएट इंटरेस्ट, इसी से हमारी इंटरेस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि ना आपने बेकन वाला देखा था सबसे पहला नावल, पहला नहीं मतलब हम बुक में अक्सर देखने मिलता है ऑफ स्टडीज़, तो उससे पहले कह दिया उसने कि रीडर्स को जैसे बाउंड होना पड़ा पढ़ने के लिए, कि क्या कहता है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो यहीं से हमारे 3 जो बातें हैं ना, इन्हीं से हम आगे देखें कि स्टडीज़ के और यूज़ क्या क्या होते हैं, तो हम वहीं से पढ़ने लगते हैं। द बॉडी पैराग्राफ्स एक्सप्लेन्स, तो जैसे बॉडी है उसमें पैराग्राफ होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आइडियाज़ को विद एग्जाम्पल, साथ में एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिर बाद में लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन आता है, उसमें समराइज होता है पूरा मेन पॉइंट। गुड एसेज यूज सिंपल लैंग्वेज, गुड एसे जो होते हैं सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, करेक्ट ग्रामर को यूज़ करते हैं, एंड कोहेरेंट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं जब इसको बनाता हूँ तो इसमें से लाइनिंग जो अंडरलाइन वगैरह करता हूँ ना मैं, एडिट, तो वो आता नहीं कुछ, शायद मैंने 1-2 बार देखा है, तो अगर ना हो तो खाली सुन लीजिए तब भी सही रहेगा।
इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज। अब हमारी इंग्लिश का ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इसका क्या महत्व है? तो इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, यूज्ड इन एजुकेशन, जो कि एजुकेशन में यूज़ की जाती है। हाँ, तो क्वेश्चन तो देखा, सही से नहीं देखा। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का महत्व क्या है एज ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में, है ना? आप लोग जानते हैं नियर अबाउट 60 कंट्रीज हैव इंग्लिश लैंग्वेज एज देयर लीगल लैंग्वेज, है ना? इट हैज़ बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज इन मोर देन 60 कंट्रीज। तो यही इसका इंपॉर्टेंस बताया कि जहाँ भी जाएंगे आपको इंग्लिश बोलने वाले जरूर मिल जाएंगे। मान लिया हम लोग अपने ही देश में ना अगर कन्नड़ मलयालम कहीं पर चले जाएं बोलने के लिए, अगर हम लोग हिंदी में कम्युनिकेट यहाँ वाली लैंग्वेज में करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। हाँ, इंग्लिश में बोल देंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा और हमको भी समझ आएगा। इट हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज। तो इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, यूज्ड इन एजुकेशन, शिक्षा में भी यूज़ किया जाता है, बिजनेस में भी यूज़ होती है, साइंस में भी यूज़ होती है, एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होती है। इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स, और ये कनेक्ट करती है लोगों को, विभिन्न प्रकार की कंट्रीज़ के लोगों को और कल्चर के लोगों को। मैनी एकेडमिक बुक्स, कई एकेडमिक बुक्स जो हैं, रिसर्च पेपर जो हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, आर रिटन इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द एकेडमिक बुक्स आर रिटन इन इंग्लिश एक्सेप्ट हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को छोड़ करके हम लोग बाकी सब इंग्लिश में ही ज़्यादातर देखते हैं। लर्निंग इंग्लिश प्रोवाइड्स बेटर करियर। तो लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश का सीखना जो है ना, वो हमें प्रदान करता है एक बढ़िया कैरियर, हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज़ देता है, अवसर देता है, एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन हमें देता है। इट आल्सो हेल्प पीपल एक्सेस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब लगभग पूरे संसार में हमें अच्छे से एक्सेस पहुंचा देता है नॉलेज की। मतलब कोई लैंग्वेज ना आती हो, इंग्लिश तो आती ही होगी। हम इंग्लिश में अपना आइडिया दे दें तो लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी क्या है? तो अब इसको देख लेते हैं, ट्रेजेडी क्या है। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं इसको भी। अ ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस प्ले, है ना? सीरियस प्ले है। यहाँ पर अरिस्टोटल का अगर आप लिख दें डेफिनेशन तो बहुत ही शॉर्ट में अच्छा रहेगा। दैट प्रेजेंट्स द डाउनफॉल ऑफ सेंट्रल करेक्टर, जो कि सेंट्रल करेक्टर का डाउनफॉल दिखाता है। द हीरो इज़ यूजली नोबल पर्सन हु हैज़ ट्रेजिक फ्लॉ, जिसमें ट्रेजिक फ्लॉ होता है। बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉ, इसी फ्लॉ के कारण, इसी दोष के कारण, सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियों के कारण, द करेक्टर फेसेस सफरिंग, करेक्टर को फेस करना पड़ता है सफरिंग को, डिस्ट्रक्शन को। शेक्सपियर्स ट्रेजडीज, शेक्सपियर की जो ट्रेजडीज हैं जैसे कि सच एज मैकबेथ एंड हैमलेट, मैकबेथ और हैमलेट आर फेमस एग्जाम्पल्स, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं। ट्रेजडीज इवोक पिटी एंड फियर, हाँ कैथारसिस का इसमें बात कर रहा है। थ्री यूनिटीज़ की बात करिए और कैथारसिस की बात करिए, और जो इसका एक्सपोजिशन और क्लाइमैक्स है ना, रिजोल्यूशन, इसकी बात करिए इसमें एक्सप्लेन दे करके। ट्रेजेडीज इवोक पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस, ऑफन कन्वे मॉरल लेसन, अक्सर ये मॉरल लेसन ही देती है। जब हम लोग ट्रेजेडी को पढ़ते हैं ना, लास्ट में पिटी एंड फियर की भावना जब आती है तो हम लोग देखते हैं कि जो विलेन ने काम किया है, गलत काम किया है, या हीरो ने किया है, वो काम हम लोग गलती ना करें। इसी को कहते हैं कैथारसिस, प्योरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ फीलिंग्स। अगला है रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज लर्निंग। देखा, अब ये मिक्स्ड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि रोल ऑफ अ टीचर इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज सिखाने में या सीखने में टीचर का क्या क्या रोल होता है? तो अ टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स। टीचर जो है डेवलप लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अमंग स्टूडेंट्स के बीच में। द टीचर गाइड्स लर्नर्स इन रीडिंग, टीचर जो है रीडिंग के लिए गाइड करता है, राइटिंग के लिए गाइड करता है, स्पीकिंग के लिए गाइड करता है, एंड लिसनिंग और सुनने के लिए भी गाइड करता है। मतलब ये चार फैक्टर्स जो होते हैं ना, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चार जो
मेन टॉपिक होते हैं, ये टीचर्स इन्हीं के ऊपर फोकस करता है लैंग्वेज वाले टीचर। बाय यूजिंग क्रिएटिव मेथड का यूज़ करके, डिस्कशंस का यूज़ करके, एक्टिविटीज़ का यूज़ करके टीचर्स मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। टीचर्स जो होते हैं ना, लैंग्वेज को, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। दे आल्सो करेक्ट मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। एनकरेज कॉन्फिडेंस लाते हैं बच्चों के बीच में। एंड कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने के लिए बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच इन पोएट्री। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन पोएट्री? अलंकार, है ना। तो फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड ब्यूटी एंड डेप्थ इन पोएट्री टू पोएट्री। तो पोएट्री के लिए गहराई और सुंदरता को स्पीच बढ़ा देती है। दे क्रिएट इमेजरी एंड मेक आइडियाज़ मोर इम्प्रेसिव। वो इमेजरी को बढ़ा देते हैं, मतलब इमेजरी उत्पन्न करती हैं, और क्या है, आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, प्रभावशाली बनाती हैं। कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच इंक्लूड, कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच क्या हैं? सिमली है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबली है। तो आप शैम्पू तो याद ही होगा आप लोगों ना, शैम्पू के माध्यम से पूरी फिगर, पूरी नहीं मतलब 7 हो जाती हैं पूरी, जो इंटर में आती हैं। पोएट्स यूज़ दीज डिवाइसेस टू कन्वे इमोशंस। और पोएट जो होते हैं इन्हीं डिवाइसेस को यूज़ करते हैं इमोशंस के लिए, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं राइटर। अगला देखते हैं, चलिए 2 रह गए और लास्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग लिटरेचर। अब लिटरेचर को पढ़ने का क्या महत्व है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग लिटरेचर, इसके ऊपर है। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, इससे काम नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। रीडिंग लिटरेचर इम्प्रूव्स लैंग्वेज एबिलिटी, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। तो लिटरेचर पढ़ने से हमारे अंदर इम्प्रूव होती है क्या, लैंग्वेज की एबिलिटी, इमेजिनेशन बढ़ती है हमारे अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग की पावर बढ़ती है। इट इंट्रोड्यूसेस रीडर्स टू डिफरेंट कल्चर्स। ये रीडर्स को विभिन्न प्रकार के कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाता है, नहीं जैसे आपने कैरेबियन आइलैंड के बारे में कहानी पढ़ी है अपने लोगों ने बीए में, और साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा है, थिंग्स फॉल अपार्ट है क्या है उसमें, है ना। और चिनुआ केबी का जो नाटक है, नॉवेल है। आइडियाज़ को मोटिवेट करता है, एक्सपीरियंस हमें अनुभव आते हैं इससे। लिटरेचर आल्सो हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस एंड वैल्यूज़। और लिटरेचर जो है ह्यूमन वैल्यूज़ और उसके इमोशंस, उनको भी समझने में हेल्प करता है लोगों को। अब लास्ट है 10 नंबर, यहीं पर सब देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज और पोइट्री में क्या डिफरेंस है? तो प्रोज एंड पोइट्री आर 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोज एंड पोइट्री, है ना। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन भी होता है, प्रोज एंड पोइट्री देख लो, यहाँ पर इसी की बात की जा रही है ना। प्रोज इज रिटन इन ऑर्डिनरी सेंटेंसेस, प्रोज ऑर्डिनरी सेंटेंसेस में लिखी जाती है, पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। वाइल पोइट्री यूजेस रिद्म, और पोइट्री क्या यूज़ करती है, रिद्म है, राइम है, मीटर है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, इसमें पोइट्री यूज़ होती है। तो पोइट्री ऑफन एक्सप्रेसेस डीप इमोशंस, पोइट्री अक्सर एक्सप्रेस करती है डीप इमोशंस, इमेजरी को। वेयर एज जहाँ पर प्रोज फोकसेस मोर ऑन नरेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जबकि प्रोज जो है नरेशन और हमारे एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देती है, फोकस देती है। तो ये थे आपके